नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और क्या है और है अश्विन। और अश्विन क्या है? अश्विन है जीत की गारंटी। जिस तरह से लंच के समय फिर टी के समय थोड़ा आवाज हमारी हल्की थी, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मतलब ऐसी कोई चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन चिंता थी कहीं ना कहीं अंदर से। अश्विन ने कहा मैं हूं, आप परेशान मत हो, भारत के क्रिकेट फैंस नाराज ना हो, परेशान ना हो। बहुत कुछ करके उन्होंने दे दिया है भारतीय टीम के लिए। और भारतीय टीम इस वक्त जो इस मैच में जहां पर है उसकी अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो उनकी बल्लेबाजी है। इसी की वजह से चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम इस वक्त मजबूत स्थिति में है। पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ तो 339 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने जोड़ लिए हैं। इसमें आर अश्विन 102 रन पर और रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर नॉट आउट अभी क्रीज पर मौजूद हैं। जिस विकेट पर बड़े बड़े बल्लेबाजों ने घुटने टेके, वहां पर मुश्किल परिस्थितियों में आर अश्विन ने अपना शतक लगाया और आर अश्विन ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर तकरीबन 200 रन की जो साझेदारी की, उसकी बदौलत मैच जो है वो भारतीय टीम के अब कब्जे में आ गया है। अब आयुष, बाकी सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन ये मैच अगर आपको आज की तारीख में डे 1 पर किसी ने बनाकर दिया है तो वो आर अश्विन ने। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से डाउन एंड आउट, बो डाउन टू द किंग कहते हैं। अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, अपने पिताजी अपनी फैमिली के सामने खेल रहे थे, 5 टेस्ट शतक लगा चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं था कि अब भारतीय टीम गई। 144 पे 6 विकेट गिरे थे और उसके बाद जिस तरीके से काउंटर अटैक शुरू किया, और केवल नॉर्मल पारी नहीं थी सर, ये आप इस चीज को समझिए कि 6 विकेट गिरने के बाद वो विकेट जहां पे गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तेज गेंदबाज परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को, एक तरफ केएल राहुल और बाकी बल्लेबाज हैं जो लगातार डिफेंसिव खेल रहे हैं, वहां आते हैं वो कॉन्फिडेंस ही अलग नजर आया। पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग नजर आ रही थी। जिस तरीके से बल्लेबाजी किए, पहली गेंद से एकदम पॉजिटिव स्टार्ट, प्रॉपर शॉट्स लगा रहे थे और लगातार ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेला है जिस तरीके से, और अभी भी ओवरनाइट जा रहे हैं, यानी कि कल दोबारा बल्लेबाजी करने आएंगे। 200 रन की साझेदारी और पूरी तरीके से तीसरे सेशन में कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो इस गेम में फ्रंट फुट पे था, तीसरे सेशन के बाद पूरी तरीके से बैक फुट पे आ चुका है। और अब मामला यहां पे आ गया है कि भाई जैसे तैसे इनको रोका जाए, वरना अगर 400 भारतीय टीम ने पार कर लिया तो उसके बाद बांग्लादेश की वापसी बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत मुश्किल होने वाली है। वैसे तो मैं ये जो आयुष 400 का आंकड़ा कह रहे हैं वो मैं 250 कह रहा था कि वो 250 पर भी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भूलिएगा नहीं, चौथी पारी में बल्लेबाजी जो है वो बांग्लादेश को करनी है। वो जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, उस हिम्मत को उस वक्त तक सैल्यूट था जब तक उनके गेंदबाजों ने लंच तक और टी तक भारतीय टीम को परेशान किया था। लेकिन उसके बाद किस तरह से आर अश्विन का बल्ला चमका, जरा वो बताते हैं आपको। किस तरह से जिस घरेलू मैदान पे शतक की बात कर रहे हैं आयुष, वो शतक आया घरेलू मैदान पर, बहुत खास होता है उस मैदान पर जहां पर आप कभी 7, 8, 9 या 10 साल की उम्र में बल्ला लेकर गए हो, जब आपको सिर्फ एक मैच्योर क्रिकेटर के तौर पर देखा जाता हो, जब आपको लोगों को ये लगता हो कि यार पता नहीं क्या करेगा, कितने दिन करेगा, वहां से नेट प्रैक्टिस करते करते उस पिच से, उस मिट्टी से जो जुड़ाव हो जाता है ना, वो एकदम माँ की तरह होता है। और अपने होम ग्राउंड पर जब आप शतक लगाते हैं तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग होती है। उसी शतक की बदौलत जिस पर हम बात कर भी रहे हैं, भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में, 6ठा शतक उन्होंने लगा दिया है। और इसके बाद अब आप ये कहिए कि शायद आर अश्विन उस तरह के बल्लेबाजों में, अब उनकी गेंदबाजों में उनकी गिनती होती है जो अपने विकेट के प्राइस टैग को बहुत अच्छी तरह लगाते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं कि उन्होंने क्या किया है। जिस तरह से आयुष उन्होंने बल्लेबाजी की और आपने कहा ऑलमोस्ट रन अ बॉल, एक बैकफुट पंच उनका जो था, जो उन्होंने अपने शुरुआत के 25-30 रन में लगाया, वो बैकफुट पंच जो है ना, वो शायद उनका स्टेटमेंट था कि मैं वो नहीं करने वाला हूं जो केएल राहुल करके गए हैं कि मैं 52 गेंद खेल लूं और रन बनाऊं 16। मैं खेलूंगा अपना स्वाभाविक खेल खेलूंगा, जो गेंद शॉट लगाने के होगी उस पर जाऊंगा, मेरिट पे खेलूंगा, किसी दबाव में नहीं खेलूंगा। और ये पारी विशुद्ध रूप से दबाव में ना खेली गई पारी है। अगर दबाव में खेलते तो शायद वो एक ही बॉल चाहिए होती है बल्लेबाज को आउट करने के लिए, जो केएल राहुल को पड़ी, उनको भी पड़ जाती, लेकिन उनको बल्ला लहराने का मौका ही इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। बिल्कुल सर, और क्रिकेट यही बदल चुकी है। अब वो समय गया कि आप इनिशियली आके बहुत सारा डिफेंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा आप डिफेंस करेंगे उतना ज्यादा गेंदबाज आपके ऊपर चढ़ेगा। बांग्लादेश की पूरी टीम भारतीय टीम पे चढ़ी हुई थी और केएल राहुल एक प्राइम एग्जांपल है किस तरीके से उन्होंने अपना विकेट जो है उसको गंवाया है। लगातार डिफेंसिव खेल रहे थे, एक टप्पे पे गेंद डालने दे रहे थे। मामला यह हो गया कि मेहदी हसन मिराज ने उनका विकेट ले लिया, जबकि तेज गेंदबाजों को विकेट पे मदद मिल रही थी। स्पिनर्स के लिए उतना कुछ नहीं था इस विकेट पे, लेकिन फिर भी वो एक स्पिनर पे आउट हो गए। ये होता है दबाव, ये होता है माइंड के साथ खेलना। वही काम कहीं ना कहीं उन्होंने किया और इसी वजह से
इस परेशानी में केएल राहुल फंसे। उसके बाद लगातार भारतीय टीम के विकेट गिरते रहे, लेकिन अश्विन ने जिस तरीके से मैच खेला, और सर रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो रिस्क लेता है। रिस्क उन्होंने लिया, आए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी की, और शायद यही वजह थी जब उन्होंने बैकफुट पंच और उस तरीके के शॉट खेलना शुरू किया तो गेंदबाजों की जो लेंथ है वो भी चेंज होनी शुरू हो गई। वो एक टप्पे पे गेंद नहीं डाल पा रहे थे, और सामने से जडेजा ने पूरा साथ दिया, और इसी वजह से बल्ला लहराने का जो आपने बात कही सर, कि बल्ला लहराने का मौका उनको इसीलिए मिल पाया क्योंकि उन्होंने गट्स दिखाया, और कहते हैं बड़ी पुरानी कहावत है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव बल्लेबाजी की, पूरी तरीके से आए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। होम ग्राउंड था अपना, इस मैदान को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पहली गेंद से एक बेहतर स्टार्ट और उसको पूरी तरीके से अच्छी बात यह रही कि उस स्टार्ट को जाया नहीं जाने दिया। कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ कि 50 के बाद यशस्वी जायसवाल ने जैसे एक अच्छी गेंद पे अपना विकेट गंवा दिया, वो गलती नहीं की और अपनी पारी को लंबा खींचा। उनको पता था कि मैंने 50 कर लिया, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। टीम इंडिया को अभी और बहुत सारे रनों की जरूरत है, और शायद प्रोबेबली क्या हम यही आखिरी बल्लेबाजी वाली जोड़ी हैं। इसके बाद पूरी की पूरी तरीके से ट्रेल शुरू हो जाएगी, टेल, और वहां पे अश्विन ने जिम्मेदारी निभाई है। अभी तक अपना विकेट नहीं गंवाया। उम्मीद ये करेंगे कि कल अपनी इस पारी को और लंबा लेके जाएं। जितना लंबा वो खेलेंगे भारतीय टीम उतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी सर। बिल्कुल, और जिस कहावत को आपने हिंदी में कहा, अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी तर्जुमा अगर कहें तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो वो जो लोग हिम्मत दिखाते हैं वो क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, दुनिया के किसी भी मोर्चे पर हो, वो उनको ऊपर वाला भी थोड़ा सहयोग करता है। मुझे हमेशा वो सूर्य कुमार यादव का T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का वो कैच ना दिमाग से नहीं उतरता। मुझे नहीं लगता कि वो कैच सूर्य कुमार यादव ने बगैर किसी ऊपर के ब्लेसिंग्स के आए बिना पकड़ लिया होगा। वो कैच असंभव सा कैच था, और उस कैच ने क्या किया ये हम सब जानते हैं। खैर अभी अश्विन की बात करते हैं, क्योंकि अभी आज की स्टार जो है, उस दिन सूर्य कुमार यादव थे, आज जो है अश्विन है। और अश्विन, बहुत सही बात आप कह रहे हैं आयुष, और ये बहुत वैलिड पॉइंट है। यही शायद भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत भी है। अश्विन अगर यहां पर 50 रन बनाकर आउट हो जाते तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाने जा रहा था। वो 50 रन ना भी बना पाते तो भी उनको कोई सवाल नहीं उठा पा रहा था। प्राइमरली एक गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे, विकेट लेके आपको दे देंगे। लेकिन उनको पता था कि आज वो दिन है जब हमारे बल्लेबाज नहीं चले हैं। आज वो दिन है जब हमारी टीम के आधे से ज्यादा बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और स्कोर बोर्ड पर 150 रन नहीं है। तो आज मुझे अपने 50 रन या अपने 60 रन या अपने 70 रन नहीं बनाने। आज मैं जब तक खड़ा हूं, जब तक वो एक गेंद मुझे आउट चकमा ना दे दे, जब तक वो गेंदबाज सामने वाला वो एक मैजिक डिलीवरी फेंक ना दे, मैं अपना विकेट नहीं फेंकूंगा। और इसी का नतीजा है ये जो स्टैट्स आप देख रहे हैं, 10 चौके, 2 छक्के, 92.59 की स्ट्राइक रेट और 108 गेंद पर 100 रन उन्होंने बना लिए थे। फिलहाल क्रीज पर हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, लंच तक क्या हुआ था, टी तक क्या हुआ था, वो भी जरा आपको बताते हैं। किस तरह से जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत भारतीय टीम आई एक तरीके से वापस इस सीन में, वरना मुश्किल हो सकती थी। हम कतई ये नहीं कह रहे कि भारतीय टीम मुश्किल में थी और भारतीय टीम हार जाती या कुछ ऐसा। कभी भारतीय टीम के बाद बांग्लादेश की टीम को भी इसी पिच पर बैटिंग करनी है। बावजूद इसके अगर आज चेहरे खिले हुए हैं, जो मुस्कान आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, एकदम ताजा जो हमारी टीम आपके लेकर आई है, वो इस है पहले के 2 सेशन जो है वो बांग्लादेश के नाम थे। ये समझना भी जरूरी है। पहले 2 सेशन का खेल जो है उसमें भी जो पहले 10 ओवर थी वो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कमाल के लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, और पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आउट हो चुके थे। शुभमन गिल इसमें बगैर खाता खोले आउट हुए। रोहित और विराट सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। अब मान लेते हैं आयुष, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिकेट फैन जिसने पहले सेशन का खेल देखा, थोड़ा सा उसका मूड खराब हो गया, फिर उसने कहा नहीं देखना, मुझे टीवी बंद किया और वो चला गया अपने काम पर, और काम से जब लौट के आया होगा वो अब अगर टीवी देखेगा और देखेगा 339 पर 6 और यहाँ अश्विन शतक लगा चुके हैं और जडेजा शतक के करीब हैं, तो अब वो क्या करे? मतलब वो इस बात का गम मनाए कि ये पारी मिस हो गई और वो जो 3 विकेट थे वो देखने को मिले, और या कहे कि चलो यही क्रिकेट है, अंततः यही होता है कि आपको यू विन सम यू लूज सम, जो हम लोग कहते हैं। यानी आप कई बार अच्छी परिस्थितियों को और अच्छा बनाते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप अपनी टीम के लिए करते हैं। कुल मिला जुला के मिक्स्ड फीलिंग है भारतीय फैंस के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन इन सबसे पहले उस इंसान ने सबसे पहले चेक किया होगा कि क्या मैं कोई हाईलाइट या सही चैनल तो देख रहा हूं ना मैं, क्योंकि जब उन्होंने ये स्कोर कार्ड देखा होगा, बिल्कुल उनको लगा होगा कि ये 2 अलग अलग मैचेस कैसे हो गए। क्योंकि अब जब मैं स्कोर देखने जा रहा हूं, मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी होगी और बांग्लादेश का 2-4-5 ओवर तो एटलीस्ट खेल ही लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और
स्टार्टिंग में अश्विन और जडेजा ने जो कमाल किया है, आगे और भी करेंगे। 195 का स्टैंड ऑलरेडी हो गया है, 200 के बहुत करीब हैं, और भारतीय टीम को अगर 100 रन और भी जोड़ दिए इन दोनों खिलाड़ियों ने या सारे विकेटों ने मिलके, तो भारतीय टीम ऑलमोस्ट इस मैच में अब केवल एक रिजल्ट हो सकता है, या भारतीय टीम जीतेगी या ड्रॉ हो सकता है, हार नहीं सकती है यहां से 100 रन और बनाने के बाद। लेकिन सवाल यह है कि सर स्टार्टिंग में काफी डिसहार्टनिंग लगा जिस तरीके से स्टार्टिंग के बल्लेबाजों ने अपनी विकेट गंवाए। ऐसा नहीं है कि बहुत यंग लॉट है, एक्सपीरियंस था वहां पे। यशस्वी जायसवाल को छोड़ के बाकी खिलाड़ियों ने अपने विकेट को फेंका है। आप ये नहीं कह सकते यशस्वी जायसवाल एक बहुत शानदार गेंद पे आउट हो गए, उस बात को एक्सेप्ट करने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुए, शरीर से लगातार दूर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा, एक ऊपर की गेंद थी शायद, और फुटवर्क नहीं चला, पैर और निकालना था, आगे डिफेंस करना था, वो काम नहीं हो पाया। एक आध गेंद आती है, एज लगता है, स्लिप में कैच हो जाते हैं। विराट कोहली, मतलब 17 साल तक आपने क्रिकेट को डोमिनेट किया है, उसके बाद भी आप बार बार एक तरीके की गलती पे आउट हो रहे हैं। और बड़ी पुरानी कहावत है सर कि बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी वही है जो एक गलती को दोबारा रिपीट ना करे, या अगर करे तो उन दोनों गलतियों के बीच में एक अच्छा खासा टाइम डिफरेंस होना चाहिए। विराट कोहली, उम्मीद है कि अपनी इस गलती से सीखेंगे। 5वें 6ठे स्टंप की गेंद वो लगातार जो उनकी पुरानी कमजोरी रही है उसी तरीके से आउट हुए। हार्ड हैंड से खेलना, मतलब ये चीजें मैं या हम यहां पे स्टूडियो में बैठ के विराट कोहली को बताते बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन बेसिक्स यही है। आप कहते हैं बार बार कि नई गेंद होती है, आप नए नए क्रीज पे आए हैं, आपने ज्यादा गेंदें खेली नहीं, आप सेटल नहीं हुए हैं। प्ले विद सॉफ्ट हैंड्स, आप सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, वो काम विराट कोहली ने नहीं किया। हार्ड हैंड के साथ गए, बहुत बाहर की गेंद को छेड़ा, और इसी वजह से आप देखिए कि आराम से लिटन दास ने उनका कैच पकड़ लिया। बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना शॉट, इतने सीनियर खिलाड़ियों के, इनफैक्ट दोनों सबसे सीनियर खिलाड़ियों से ये चीज तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। शुभमन गिल का थोड़ा सा फॉर्म नहीं चल रहा है एज ऑफ नाउ। दिलीप ट्रॉफी में भी लगातार खेल रहे थे, कप्तानी भी की, लेकिन वहां पे भी रन नहीं आया। टेस्ट सीरीज में रन आया था इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट खेली थी, लेकिन वहां पे भी वो सीरीज को बहुत सारा टाइम हो चुका है, उसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता हमने, बहुत सारी इधर उधर की सीरीज भी खेल रही। शुभमन गिल ने भी शरीर से दूर डाउन द लेग की जाती हुई गेंद को एक टच करने की कोशिश की। जिस तरीके से विकेटें खोई हैं, ऋषभ पंत शायद उस गेंद पे या तो पूरी तरीके से स्लैश करते जिस तरीके से आउट हुए, या फिर छोड़ ही देते, दो में से एक काम करते। हाफ हार्टेड होकर वो काम किया, अपनी विकेट को गंवा दिया। केएल राहुल पूरी तरीके से अंडर प्रेशर आ गए, अपने ही गेंद में खुद दब गए। ऐसा लगा कि भाई भारतीय बल्लेबाजी जो है वो कहीं ना कहीं सही से अप्लाई नहीं कर पाई इस विकेट पे खुद को, वरना इतनी भी टफ और इतनी भी चैलेंजिंग कंडीशंस मेरे हिसाब से नहीं थी सर। मैंने, आप लोगों ने देखा, बिल्कुल नहीं टोका आयुष को। मुझे लगा आयुष को आज पूरा मौका जो मिला है अपना गुस्सा दिखाने का, एक ट्रू इंडियन फैन के तौर पर, कि भाई 144 रन पर 6 विकेट कैसे गंवा सकते हो बांग्लादेश के खिलाफ, उस विकेट पर जो विकेट आपकी पसंद से के लिए बनाई गई है, आपने जैसी विकेट कही आपको दी गई है। और वो 6 विकेट कौन कौन से, वो जो नाम गिना रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, तो गुस्सा तो आता है। तो मैंने कहा चलो इनको गुस्सा निकाल लेने देते हैं। फिर मैं एक शब्द बोलूंगा या एक लाइन बोलूंगा कि गुस्सा मत होइए आयुष, अंत भला तो सब भला। अब जब ये टेस्ट मैच हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना, तो कहीं ये नहीं लिखा जाएगा कि 10 ओवर तक ये 3 खिलाड़ी जा चुके थे, मतलब होगा कहीं नोट बनाकर लिखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट में जब आएगा, रिजल्ट जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो रिजल्ट कम से कम भारतीय टीम के फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी नाराजगी के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए हसन महमूद की, जो पहला मैच खेल रहे हैं अपना भारत में। सिर्फ 3 टेस्ट मैच इससे पहले खेले, और 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस की, उनके भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हसन महमूद की वो जो गेंदबाजी थी, कहीं ना कहीं उसने मजबूर भी किया खिलाड़ियों को कि वो शॉट्स खेलें उस तरह के जो उनको नहीं खेलने चाहिए थे। रोहित शर्मा जिस गेंद पर आउट हुए, आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा के लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं जाऊंगा ये कहूंगा कि हाँ, वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, बहुत अच्छी बॉल थी वो। लेकिन हाँ, बहुत शानदार गेंदबाजी की। 4 बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने विकेट के पीछे कैच कराया, और इसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दहाई के आंकड़े को भी नहीं पहुंच सके। तो बड़ा अचीवमेंट उनके लिए, और जो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है, जिस तरह से ये टीम 25 साल के हैं, देखिए ये जानकारी 25 साल के भी पूरे नहीं है अभी, जो जिस तरह से ये टीम अपनी परफॉर्मेंस देकर आ रही है पाकिस्तान के पास, जिस तरह से पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस उसने जीते, जिस तरह से उसका आत्मविश्वास है। शुरुआत के 2 सेशन में तो उस टीम ने आपको हिलाया ही है, इसको आप माने चाहे ना माने, लेकिन हाँ, फिर अपनी ही बात दोहरा रहा हूं कि अंत भला तो सब भला। लेकिन जो डिसिप्लिन शुरुआत के 2 सेशन में हसन महमूद और बांग्लादेश के गेंदबाजों ने दिखाया,
वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हाँ, हमने भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की। दूसरे पहलू पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने कहा कि उतना डिफेंसिव होने की जरूरत थी, या तो हम ओवर एग्रेसिव हो गए या फिर हम डिफेंसिव हो गए, उस पहलू को छोड़ देते हैं। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों को पहले 2 सेशन के लिए कुछ तो तारीफ कर दीजिए उनकी। सर, तारीफ के पहले मैं मतलब क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। इतनी अच्छी पोजीशन में आप इंडिया में आए हैं, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन आपने भारतीय टीम के 6 विकेटें गिरा दी, लेकिन कोई प्लान बी नजर नहीं आया कि भारतीय टीम को यहां से कैसे डाउन एंड आउट किया जाए। मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, लेकिन जिस तरीके से कोई प्लान नजर नहीं आया, एक गेंदबाज की कमी नजर आई। शाकिब अल हसन आपके 5वें गेंदबाज का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक पार्ट टाइम गेंदबाज की तरह जरूर काम कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं कि भाई हाँ, या उनको ज्यादा यूटिलाइज किया नहीं गया मेहदी हसन मिराज की वजह से, जो भी रीजन था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्लान भी नजर नहीं आया। बस एक ही ढर्रे पे गेंदबाजी होती रही और ये लोग रविचंद्रन अश्विन और जडेजा जो हैं वो रन बनाते रहे। लेकिन पहले जो 2 सेशन हुए उसमें पूरी तरीके से डोमिनेट किया, अपनी सही लेंथ को पकड़ा, और ये सब इसी वजह से हुआ है सर, क्योंकि ये पाकिस्तान को हरा के टीम आ रही है। वो जो कॉन्फिडेंस इनका हाई है, शायद वही इनके गेंदबाजों में नजर आ रहा है। और सर, एक बड़ी पुरानी बात है, कोई भी नया गेंदबाज आए, अगर उसको एक डेब्यू पे शानदार परफॉर्मेंस करनी है, आउटस्टैंडिंग एकदम मतलब सुर्खियों में छा जाना है, तो उसका मैच चुपचाप इंडिया के खिलाफ करा दीजिए। वो खिलाड़ी जरूर एकदम अगला स्टेन बनने को तैयार हो जाता है, इस तरीके की परफॉर्मेंस आएगी। कितने स्पिनर्स आ गए, चाहे टॉम हार्टली को ले लें, स्टीव ओकीफ आए थे, ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स आते हैं जो पहली सीरीज खेल रहे होते हैं भारत के खिलाफ और एकदम से स्टार बन जाते हैं। उसके बाद जब एक बार उनकी नस भारतीय बल्लेबाज पकड़ लेते हैं, तो फिर उनके पूरे करियर में कभी उनको मौका नहीं मिलता है। और वही चीज तेज गेंदबाज के साथ भी है। जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, पहले 4 विकेटें ली हैं, कमाल की लेंथ हिट की है, कमाल की पेस है, बहुत शानदार गेंदबाजी, लेकिन प्लान भी नजर नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके लिए कप्तान और मैनेजमेंट को ज्यादा बोलने वाली बात है। गेंदबाजों ने तो खैर अपना काम किया ही। बिल्कुल, और मुझे लगता है आयुष, इसमें जो इस पूरे आपकी इस वाली शिकायत में या मैच के इस वाले पहलू में, इस वाले पक्ष में जो एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क है अनुभव का। आप जो कह रहे हैं कि 144 पे 6 करने के बाद अगर आप 350 के आसपास जाने देते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी कॉम्प्लेसेंट हो गई, कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो है वो फिर वो पैनापन उसमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये भी याद रखिए कि वो अनुभव भी होना चाहिए। जब आप 144 पे 6 करते हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 180 पे खत्म कर दें इस टीम को, तो फिर वो आखिरी के 4 विकेट लेने के लिए ना आपके पास अनुभवी गेंदबाज होने चाहिए। हर कोई उसी तरह से गेंदबाजी कर रहा हो जैसे बाकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हसन महमूद ने तो 4 विकेटें ले ली, बाकी तस्कीन अहमद की पिटाई हो रही है, तो फिर आप सोचिए कि फिर वो हसन महमूद ही सारे विकेट ले लेंगे। ये होता नहीं है। और दूसरी तरफ उनको सामने कौन खेल रहे हैं, जो मतलब विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा अनुभवी 2 खिलाड़ी, नंबर 1 और नंबर 2 ऑलराउंडर, तो वो वहां पर मैदान पर हैं। और अनुभव का कोई मोल नहीं होता, बाजार में कहीं बिकता नहीं कि आप जाएं और कहें कि यार मुझे जरा 40 साल का अनुभव देना, ये हो नहीं सकता है। और 1932 से खेल रही है टेस्ट क्रिकेट भारतीय टीम, साल 2000 में खेलना शुरू किया है बांग्लादेश की टीम ने, तो वो अनुभव का फर्क है। और शायद ये है, देखिए हसन महमूद, उनके चेहरे की शुरुआती जो खुशी थी, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक खिलाड़ियों को आउट किया, बड़े यंग हैं और अच्छी बात है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि चलिए उन्होंने कम से कम एक स्टेटमेंट तो दी, उन्होंने ये तो कहा कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी करके जाऊंगा कि याद रखा जाए। अगली सीरीज में क्या होगा ये बाद में देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस टी सेशन के बाद की। टी सेशन के पहले जो कुछ हुआ और टी सेशन के बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेस्ट मैचेस के लिए हमेशा से एक बड़ी खूबसूरत कहावत कही जाती है कि 5 दिन का खेल, हर दिन 3 सेशन, तो 5 गुणे 3 यानी 15 सेशन का खेल होता है कुल टेस्ट क्रिकेट। इस 15 सेशन के खेल में आप जितने ज्यादा सेशन जीतते हैं, उतने ज्यादा से आपका मैच पर अधिकार, मैच पर कब्जा बढ़ता जाता है। टी के बाद भारत के नाम वो सेशन रहा है। आखिरी सेशन में अश्विन और जडेजा ने मिलकर 160 से ज्यादा रन जोड़ दिए। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले अगर खुशी मनाने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सोलेशन प्राइज देने के लिए कुछ चाहिए तो आप बात कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने 56 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। हालांकि जिस तरह से वो आउट हुए उसको लेकर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन ये सेशन टी के बाद वाला जो था, शायद भारतीय टीम इसी चीज का इंतजार भी कर रही थी कि एक पार्टनरशिप हो। हम जब लंच के बाद आए तो लगा था कि वो पार्टनरशिप यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में हो जाएगी और वो जो हम बैकफुट पर जाती टीम दिखाई दे रही है वो शायद ना हो, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, फिर ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो पार्टनरशिप होती है। लेकिन वो पार्टनरशिप होती है 2 ऐसे खिलाड़ियों की जिनको आपने ही बताया कि वर्ल्ड के नंबर टॉप 2 ऑलराउंडर्स हैं। इस पूरे
प्रकरण में अभी तक अगर आप देखें तो यही कहा जा सकता है कि वो जो आखिरी सेशन है वो भारतीय टीम के नाम रहा है, और इसीलिए ये जो मैच है वो अब एक तरीके से आप अभी बहुत मेरे ख्याल से 100 रन कह रहे हैं कि 100 रन अभी और जोड़ने की जरूरत है, तब शायद मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है यहां से अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और उसके बाद आर अश्विन और उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा और आकाशदीप भी क्यों ना, उनको क्यों छोड़ें। ये 5 खिलाड़ी बहुत पर्याप्त होंगे बांग्लादेश को समेटने के लिए। मुश्किल विकेट अगर भारत के लिए थी तो ये मुश्किल विकेट अगले दिन जो है वो बांग्लादेश के लिए भी होने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैच के दूसरे दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारतीय टीम की। जिस तरह भी आयुष इशारा भी कर रहे थे, उसको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझना की कोशिश करते हैं कि वो 4 चीजें क्या हैं, वो 4 चुनौतियां कह लें या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो भारतीय टीम मैच के दूसरे दिन पूरे करने चाहेगी, और वो शायद एक तरीके से जीत का रास्ता भी इन्हीं 4 पॉइंट्स में है। ये 4 पॉइंट फॉर्मूला लगता है मुझे। आयुष, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, देखिए 4 पॉइंट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 400 तक पहुंचाए टीम का स्कोर, 339 पे हम है। इसका मतलब है 61 रन, और 61 के बाद जितने भी रन बनेंगे वो हम एक तरीके से बोनस लेंगे। हालांकि बिल्कुल सर की बात से सहमत हूं कि अब चेन्नई की विकेट है, टर्न तो उस पर आएगा ही आएगा। कब आता है ये देखने वाली बात होगी, दूसरे दिन के एंड तक तो आ ही जाना है, यानी कि आपके लिए विकेट पूरी तरीके से टफ हो जाएगी। और वहां पे एक बार जब वैसी विकेट हुई तो अश्विन और जडेजा क्या कर सकते हैं ये हम सब ने देखा हुआ है। उसके अलावा बुमराह को किसी भी विकेट की, किसी भी पिच की जरूरत नहीं है कि ऐसी पिच होगी तो वो गेंदबाजी करेंगे, विकेटें लेंगे। वो किसी भी विकेट पे कुछ भी कर सकते हैं। जडेजा भी पूरा करे अपना शतक, बिल्कुल। रविंद्र जडेजा भी हैं 80s में, 86 पे हैं इनफैक्ट नॉट आउट। पुछल्ले बल्लेबाज भी अपना थोड़ा सा योगदान दें और 400 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव जो है उसको बनाएं। ये बस इतनी बेसिक सी चीजें करनी है। अश्विन अपनी पारी को थोड़ा और एक्सटेंड करें, जडेजा अपना केवल शतक भी लगा देंगे तो हम लगभग उस स्कोर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारे जसप्रीत बुमराह हैं, आकाशदीप आएंगे, सिराज आएंगे। अगर इनसे भी कुछ 5, 10, 15, 20 रन का योगदान मिल जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ। कुल मिला के अगर यहां से भारतीय टीम 400 प्लस या टू बी स्पेसिफिक 450 का आंकड़ा पार करती है, और जहां 400 के ऊपर 1 रन भी गया उसके बाद से वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव, जो 4th पॉइंट हमने आपको दिखाया, वो बिल्कुल पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। एंड यस, आपने जो कहा सर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जब लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा सामने स्कोर बोर्ड पे वो 4 का आंकड़ा दिखेगा, वहां पे फिर, और ये पाकिस्तान नहीं है जो आपको पूरी तरीके से गेम में वापस आने का मौका देगी। यहां पे आपको अश्विन मिलेंगे, जडेजा मिलेंगे, आकाशदीप मिलेंगे, सिराज मिलेंगे, बुमराह मिलेंगे, और यस आपको रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मिलेंगे। उनकी रणनीतियों के साथ आपको झेलना पड़ेगा। वहां पे आप किस तरीके से फाइट बैक करते हैं, मुश्किल होगा देखना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं बांग्लादेश से बहुत बड़ी फाइट बैक, क्योंकि ऑलरेडी ये 400 रन बनने के बाद वो पूरी तरीके से बैकफुट पे होंगे। हाँ, एक मोटिवेशन है कि कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में पाकिस्तान में वो रह चुके हैं। सामने वाली टीम ने 448 मारे थे, इनके 250s के आसपास 218 पे 5-6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद इन्होंने 565 बना दिया था, कमबैक किया था। लेकिन ना ये विकेट वैसी है और ना ये टीम पाकिस्तान है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है बांग्लादेश के लिए। आपने तो 5 गेंदबाजों का नाम लिया ना कि यहां पर आपको सिराज मिलेंगे, अश्विन मिलेंगे, जडेजा मिलेंगे, आकाशदीप मिलेंगे, बुमराह मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार देता हूं। यहां आपको टीम इंडिया मिलेगी। एग्जैक्टली वो टीम इंडिया मिलेगी जो 144 पे 6 के बाद 339 तक पहुंच चुकी है। यहां पर वो आपको टीम इंडिया मिलेगी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2 बार जा चुकी है। यहां पर आपको वो टीम मिलेगी जिसका मिशन ही एक है कि हमें ये जो 5 टेस्ट मैचेस अभी घर में खेलने हैं, ये 5 के 5 टेस्ट मैचेस जीतने हैं। सीरीज और जीतने से भी नहीं मतलब है, यहाँ वो कमिटेड टीम मिलेगी, जिस कमिटेड टीम में हर खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है कि जीत दिलाना है और इससे कम कुछ नहीं चाहिए। यहां आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगी। कौन सी पाकिस्तान? जो ड्रेसिंग रूम में जिसके खिलाड़ी झगड़ा कर लेते हैं, गुट में बटी हुई टीम हडल में कोई कंधे पर हाथ रखता है तो दूसरा उसका हाथ हटा देता है। जो टीम एक पारी में 448 रन बना के डिक्लेयर कर देती है, पता नहीं किस आधार पे कर देती है। जिस टीम के मैदान में उतरने के बाद हर खिलाड़ी के मन में सिर्फ एक सवाल होता है, कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। तो ये टीम इंडिया है। इस टीम इंडिया को लड़ना भी आता है, इस टीम इंडिया को जीतना भी आता है। बांग्लादेश निश्चित तौर पर बहुत इंप्रूव्ड उसकी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। लेकिन और जो आपने कहा कि जडेजा अपना शतक पूरा कर लें, 14 रन चाहिए उनको। अब मैं जो उसमें जो तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे कि पुछल्ले बल्लेबाज, 14 रन बनाने का मतलब सिर्फ 14 रन नहीं बनते हैं, सामने वाला भी तो कुछ कर ही रहा होगा ना। तो वो जो जडेजा के 14 रन बनेंगे तो इसके बाद जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या आकाशदीप हैं वो भी कुछ रन बनाएंगे। इस स्कोर को आप बहुत ही ड्रास्टिक कुछ ऐसा हो जाएगी कल सुबह, मतलब आपके सामने मेलकम मार्शल टाइप की बॉलिंग होने लगे तो बात अलग है। अदरवाइज आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 400 के पार ये स्कोर जाता दिखाई दे रहा है। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर
बांग्लादेश की टीम इस टेस्ट मैच में 400 रन के दबाव में आकर बहुत जल्दी विकेट खो दे, और जो एक्सपेक्टेड भी है कि वो मतलब भारतीय टीम पारी की जीत से भी जाना चाहेगी। हो सकता है कि अभी जो आप बात कह रहे हैं ना कि अभी अश्विन क्यों चाहेंगे कि 2 बार गेंदबाजी करना पड़े, वो तो भाई अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपने पिता उनके आए हुए थे, वो भी जानते हैं कि वो करियर के लगभग अपने लास्ट दौर में ही है, क्यों ना एक ऐसा परफॉर्मेंस किया जाए कि यहां पर इस शतक को और थोड़ा बड़ा लेके जाया जाए, क्यों ना बॉलिंग में वो 3, 4, 5 विकेटें ली जाएं और फिर यहां से एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर चेन्नई के मैदान में अपने आप को और बड़ा स्टार बताया जाए। तो ये सारी चीजें जिस पर मतलब हमारी भी नजर है, क्रिकेट फैंस की भी नजर है, और साथ ही साथ टीम इंडिया की भी नजर है। टीम इंडिया चाहेगी यही कि बनाए रन और उसके बाद जसप्रीत बुमराह को जरा दे दें गेंद और फिर बताएं कि आओ भाई देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो नहीं कर पाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के जहन में बहुत सारी दूसरी चीजें भी चलती रहती हैं, और जसप्रीत बुमराह जिनके लिए अब कहा जाता है कि आप उनको सीमेंट पर अगर दे दें गेंद तो वो सीमेंट के विकेट पर भी विकेट निकाल कर देंगे। तो यहां से अब ये जो अश्विन और जडेजा ने अपनी लड़ाई लड़ी है, जो अपनी जिद दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, अब यहां से भारतीय टीम के लिए ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। तो वो जितना अच्छा होता जाएगा उतने ही खिले हुए चेहरे में और तेज आवाज और उत्साह के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपसे गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर कि भाई स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपको इस मैच की जितनी भी अपडेट्स थी वो सबसे पहले पहुंचाते रहे। इसी उसमें कि आपका फीडबैक भी हमें मिलेगा, कहीं कोई कमी हो जरूर बताइए, हम उसको भी सुधार करेंगे, लेकिन आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है, आपकी सलाह, आपका सुझाव बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखेंगे। अभी के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।